जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है आपके एग्ज़ाम लग चुके हैं, वीडियो री एग्ज़ाम का पूरा डेट आ चुका है। ठीक है, और कुछ ही समय में दोस्तों, कुछ ही दिन बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम डेट आने वाला है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए दोस्तों हिंदी और जीके की संपूर्ण वीडियो लेकर के आता हूं। ठीक है, आपको बता दूं कि वीडियो एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, मतलब हर एक एग्जाम के लिए खास करके देखिए हमने वीडियो को टारगेट किया है। ठीक है, इसके लिए हम संपूर्ण आपको जीके और हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। आज ये 7वां वीडियो है, ठीक है, इतिहास का। और इसके पहले मैं बता दूं, आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट पर। साथियों, जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, देखिए ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट पे जाते हैं, ये देखिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। देखिए हिंदी साहित्य की है, ये आपकी हिंदी की है, ये आपके संविधान की है संपूर्ण दोस्तों। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें खुल जाएंगी, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यानी हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा, तो जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दूं कि ये चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां को आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको प्रतिदिन दोस्तों आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। देखिए हमने मगध के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, और मगध के अब हमने मगध का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना डालते हैं, ठीक है, स्थापना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों कि मौर्य वंश कब से कब तक रहा। तो आपको बता दें कि मौर्य वंश 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक, यानी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक दोस्तों मौर्य वंश का शासन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मौर्य वंश के बारे में। आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, ये हमने पहले बता दिया था कि दोस्तों मौर्य वंश, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है, जो कि दोस्तों किससे संबंधित है, राजनीति शास्त्र से संबंधित, यानी राजनीति से संबंधित है। ये आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया, क्योंकि दोस्तों जो चाणक्य हैं उन्हीं की सहायता से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आचार्य चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र दोस्तों, मगर ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं दोस्तों, ये राजनीति विज्ञान संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए, तो हम पहले देखेंगे दोस्तों जो पहले शासक हैं मौर्य वंश के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कितना था, तो आपको बता दें 322 ईस्वी से लेकर के 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चलिए, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या क्या थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था, तो इनको भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, एड्रोकोट्स कहते हैं और सैंड्रोकोटस कहते हैं। ये 3 नाम इनके प्रमुख हैं। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो पाटलिपुत्र दोस्तों इनकी राजधानी थी। ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। अभी एसएससी जीडी जो 2022 के एग्जाम हुए दोस्तों, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, कि इनके प्रधानमंत्री कौन थे। हमने बताया चाणक्य थे, चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। अभी देखिए आपके वीडियो के पेपर में पूछा गया था कि चाणक्य के प्रधानमंत्री, आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से थे। इनको विष्णुगुप्त भी कहते थे, कौटिल्य भी कहते हैं और भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए मैकियावेली की एक रचना है प्रिंस दोस्तों, वैसी रचना है जैसे इनकी रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, तो चाणक्य को कहते हैं। कौटिल्य किसको कहते हैं, चाणक्य कहते हैं। विष्णुगुप्त किसको कहते हैं, तो चाणक्य को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको बता दें 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर, क्या साथियों, 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 305 ईस्वी में यूनान के शासक थे सेल्यूकस निकेटर दोस्तों, उनको पराजित किया। अब देखिए इस युद्ध में पराजित होने के बाद दोस्तों जो सेल्यूकस था ना,
उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। क्यों कर दी? देखिए आपको पता है जब हार जाता है कोई तो उसने क्या किया, इससे हम अच्छे रिश्ते बना लें, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी बेटी की शादी, यानी उसकी बेटी का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर की, तो उसकी बेटी का नाम था हेलेना, उसकी शादी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, ठीक है। और देखिए शादी करवाए उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों दहेज में क्या क्या दिया, तो उसने 4 प्रांत तो दहेज में दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। किसने दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर ने, क्योंकि उसकी पुत्री हेलेना से उसने शादी की थी, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो हेलेना किसकी पत्नी थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। इसके हेलेना के पिताजी कौन थे? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इनसे शादी हो जाती है। और आपको बता दें फिर क्या होता दोस्तों, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस था उसका एक राजदूत था, ठीक है। यार क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने एक राजदूत भेजा था, क्योंकि देखिए अपनी बेटी भेजी थी तो एक राजदूत भेजा, ठीक है। अब देखिए वो राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज था दोस्तों, ठीक है। उस मेगस्थनीज ने भारत में रह करके एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है यूपी SSC पेट 2021 में और रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन है? मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। आपसे पूछा सकता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अभी देखिए SSC GD के एग्जाम में कुछ चीजें अलग से पूछी गई। अब देखिए ये क्या पूछा गया, तो देखिए SSC GD 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन था कि मेगस्थनीज के अनुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त के रक्षा, देखिए मेगस्थनीज तो लिखा था इंडिका पुस्तक को पढ़ेंगे आप तो इसमें मौर्य वंश के बारे में बताएगा, ठीक है। तो मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के साथ सोने व चांदी से सजाए गए, और स्पेस था, फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, की सवारी करते थे। तो किसकी सवारी करते थे? तो हाथियों की, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त के रक्षक जो थे वो शाही जुलूसों के साथ सोने चांदी से जो सजाए हुए हाथी होते थे उनकी सवारी करते थे। ये SSC GD 2022 में पूछा गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया SSC GD 2022 में जिसको हमने शामिल किया है कि मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे। कितने टोटल दोस्तों, कितने दरवाजे थे, कितने द्वार थे पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में? तो 64 द्वार थे, ठीक है। ये भी पूछा गया आपके SSC GD 2022 के एग्जाम में, ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। देखिए सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किसने कर दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए आपको पता है इन्होंने शादी की, शादी करके दोस्तों अपना साम्राज्य बढ़ाया, ठीक है, युद्ध किया, तो उससे दोस्तों इन्होंने बहुत बड़े अखिल साम्राज्य भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब देखिए ये दोस्तों एक अभिलेख है, ये बहुत ही फेमस अभिलेख है, इसको याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं। क्या है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए किसका है? रुद्रदामन, इनका जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें क्या लिखा है? तो आपको बता दें कि सौराष्ट्र यानी गुजरात को जीता था, ठीक है। इसने गुजरात को जीता था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात को जीता। और इसका जो राज्यपाल था, किसका? चंद्रगुप्त का राज्यपाल पुष्यगुप्त था। इसने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। किसमें पता चलता है सब चीजें? तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख से क्वेश्चन आएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यगुप्त ने करवाया। कौन था पुष्यगुप्त? इनका दोस्तों क्या था? राज्यपाल था, ठीक है। और दोस्तों जो ये अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख, यह संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख है। याद रखेगा, आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख कौन था? तो आप बताएंगे जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने? राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया, ठीक है। अब अगला दोस्तों कि जैन भिक्षुक, देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। तो किसके प्रभाव में आके? तो आपको बता दें कि एक जैन भिक्षुक थे जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके प्रभाव में आके इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और 298 ईसा पूर्व में दोस्तों आपको पता है जैन धर्म में एक मान्यता होती है, संलेखना विधि होती है, जिसके द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं ना। तो 298 ईसा पूर्व में ये गद्दी छोड़ करके कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? कर्नाटक में एक श्रवण बेलगोला स्थान पड़ता है, जहां दोस्तों संलेखना या संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। एक संलेखना संथारा विधि क्या होती है दोस्तों? बिना कुछ खाए पिए अपने
प्राण को त्याग देना, यह संलेखना विधि होती है, जैन धर्म में मानी जाती है। तो यही काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपसे पूछा जाएगा तो श्रवणबेलगोला में दोस्तों क्या है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना संथारा विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के दोस्तों होते हैं, ठीक, पुत्र, यानी कि पुत्र होता है कौन, बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो बिंदुसार कब से कब तक रहता है गद्दी पर, तो आपको बता दें ये 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है। यानी बिंदुसार दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, बिंदुसार। और ये दोस्तों 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक गद्दी पे रहता है दोस्तों चंद्रगुप्त। देखिए बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, पता होगा। अब देखिए बिंदुसार के दो पुत्र हुए, सुसीम और अशोक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया कि बिंदुसार के पुत्रों के नाम क्या थे, तो अशोक और सुसीम, ठीक है। और आपको बता दें इसके बिंदुसार के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो अमित्रघात, क्या, अमित्रघात इसका नाम है बिंदुसार का, सिंहसेन नाम है, वारिसार नाम है, भद्रसार नाम है। तो ये चीजें आप इनके उपनाम याद रखेंगे। देखिए इनके भी प्रधानमंत्री कौन होते हैं, चाणक्य ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों किस संप्रदाय से थे, किस मतलब संप्रदाय को मानने वाले थे, तो आपको पता जैन संप्रदाय से थे। मगर दोस्तों बिंदुसार की रुचि किस संप्रदाय से थी, दोस्तों आजीविक संप्रदाय। किससे दोस्तों, बिंदुसार की रुचि आजीविक संप्रदाय से थी दोस्तों। ये अभी यूपी कंबाइंड टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आजीविक संप्रदाय से संबंधित कौन था, बिंदुसार था, ठीक है। चलिए अब देखिए एक है एथोनियस के अनुसार, देखिए एथोनियस एक राइटर है, उनके अनुसार बिंदुसार सीरिया के राजा एंटियोकोटस है ना, एंटियोकस से दोस्तों क्या करता है, तीन चीजें मांगता है, क्या क्या, सूखी अंजीर, शराब और दार्शनिक मंगवाता है दोस्तों। मगर आपको बता दें कि ये दोस्तों क्या करता है, एंटियोकस क्या करता है, दार्शनिक को छोड़कर अन्य चीजें भेज देता है, यानी कि सूखी अंजीर और शराब भेज देता मगर दार्शनिक नहीं भेजता। आपको बता दें कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नाम का व्यक्ति बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा डाइमेकस किसके दरबार में आया था दोस्तों, तो किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझिएगा कि मिस्र के शासक फिलाडेल्फस, ठीक है, टॉलमी द्वितीय ने निसियस, ठीक है, क्या नाम है, डायोनिसियस नाम से राजदूत भेजा, मतलब दो राजदूत इनके शासनकाल में आए, इनको आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इसी के समय दोस्तों तक्षशिला में अशांति फैलती, जिसे दबाने के लिए सुसीम को भेजता है। तक्षशिला में क्या अशांति फैल जाती है तो उसे दबाने के लिए ये सुसीम को भेजता है दोस्तों। ये ज्यादा देखिए बिंदुसार से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके, बस इसको याद रखेंगे ये किस संप्रदाय से था, तो आजीविक संप्रदाय से, ठीक है। चलिए अब तीसरे दोस्तों अशोक महान। देखिए आपको पता है कि हिस्ट्री में तीन ही महान व्यक्ति थे, सिकंदर और अकबर और अशोक महान। तो अशोक महान दोस्तों बहुत बड़े इनका नाम महान पड़ा दोस्तों, बहुत ही अच्छे काम है इनके, तो इनके बारे में जानेंगे और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो अशोक महान की बात करें दोस्तों तो ये 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। अब इनके गुरु देखिए कौन होते हैं, तो चाणक्य के पोते होते हैं राधागुप्त। देखिए अभी तक जो सबके थे वो थे चाणक्य, ठीक है, अभी तक आपको पता है उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, मगर दोस्तों इनके गुरु कौन थे, तो राधागुप्त थे। याद रखेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राधागुप्त, ठीक है। और अशोक के माता पिता कौन होंगे, तो सुभद्रांगी और दोस्तों बिंदुसार। इनका एक नाम था देव नाम प्रिय पिदस्सी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि देव नाम प्रिय पिदस्सी के नाम से किसको जाना था दोस्तों, अशोक को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये याद रखेंगे कलिंग युद्ध, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी जी 2022 में पूछा गया, ठीक है। देखिए जब ये गद्दी बैठते हैं उसके महज 8 साल बाद, देखिए जब गद्दी बैठते हैं दोस्तों उसके महज 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे, कलिंग युद्ध लड़ा इन्होंने, ठीक है। कब दोस्तों, 261 ईसा पूर्व। देखिए ईसा पूर्व है ईस्वी नहीं, याद रखें कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में दोस्तों ये कलिंग युद्ध लड़ते हैं। अब देखिए आपसे पूछेगा कलिंग कहां पड़ता दोस्तों, तो कलिंग वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है और वहां के राजा दोस्तों कलिंग के राजा कौन थे, पद्मनाभ, ठीक है, उनसे दोस्तों युद्ध करते हैं। इसका वर्णन 13वें शिलालेख में दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोस्तों अशोक के द्वारा
ये कलिंग युद्ध कब लड़ा गया तो बता दीजिएगा 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है, शिलालेख से मिलता है तो 213वें शिलालेख से। ठीक है, एसएससी जीडी में ये पूछा गया। अब देखिए उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी तो तोसली थी। क्या थी? तोसली। आपको बता दें जो सम्राट अशोक है दोस्तों, इन्होंने कलिंग युद्ध में युद्ध तो किया, उसके बाद दोस्तों इन्होंने देखा बहुत सारे लोग दोस्तों मर चुके हैं, है ना, और बहुत सी मतलब औरतें विधवा हो चुकी हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं दोस्तों। उनको देख करके ना इन्होंने क्या किया कि अपनी भेरी घोष को, यानी भेरी घोष की नीति थी, यानी युद्ध की नीति को बदल करके धम्म घोष की नीति अपना ले, यानी कि इन्होंने शांति की नीति अपना ली। इन्होंने कहा अब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या है दोस्तों कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे दोस्तों। और अशोक ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी जीडी में पूछा गया। और इसी के बाद दोस्तों ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई और यूपी टेट में भी पूछा गया। क्या पूछा गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दोस्तों किसने दी अशोक को, तो याद रखना कि दीक्षा बौद्ध भिक्षुक किसने दी इनको, तो एक बौद्ध भिक्षुक थे उपगुप्त द्वारा। ठीक है, यानी इनको दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दीक्षा किसने दी तो उपगुप्त द्वारा ये दीक्षा दी गई। इतना याद रखेंगे। ठीक है, और बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों इनके एक लड़का एक लड़की थी, ठीक, उसको भेजा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को दोस्तों इन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपके अशोक हैं, सम्राट अशोक जी हैं, इन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों अशोक महान की मृत्यु पूछा गया है आपके एसएससी जीडी में, तो अशोक महान की मृत्यु दोस्तों 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब हम अशोक महान के दोस्तों कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य रहे इनके। ठीक है, देखिए अशोक महान ने दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनके नाम कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और चौपार है। कितनी दोस्तों? 4 पहाड़ियों के बीच में दोस्तों गुफाएं बनाई थी। ठीक है, क्या क्या नाम है? कर्ण, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा और चौपार। ठीक है, और याद रखेंगे सांची के स्तूप का निर्माण इन्होंने मध्य प्रदेश में करवाया। ये भी आपके एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि सांची के स्तूप का निर्माण इन्होंने मध्य प्रदेश में करवाया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। और बता दें कि अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित करता था। देखिए ये ऐसे सम्राट थे दोस्तों जो कि एक अब गांव में जाकर के दोस्तों मतलब कि जनता के बीच में एक अपना अभिलेख लगाते थे। ठीक, अभिलेख लिखवाते थे कि जनता हमारी क्या है। देखिए प्रजा कैसे हमारे संतान के समान है, मतलब हम उनको अपने पुत्रों की तरह मानते हैं ना। देखिए कितना अच्छा है अगर कोई राजा जनता को यानी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्यार करे दोस्तों, कितना अच्छा होगा ना। तो उसी तरीके से इन्होंने भी देखा कि अभिलेख लिखवा दिए। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन भी सम्राट अशोक द्वारा ही किया गया। याद रखिए कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया, तो सम्राट अशोक जी द्वारा या अशोक महान जी द्वारा किया गया। ठीक है, इन्होंने 14 शिलालेख लिखवाए, 7 स्तंभ लेख लिखवाए और दोस्तों 3 गुहा लेख लिखवाए। तो चलिए 7 स्तंभ जानते हैं, स्तंभ लेख 7 जानते हैं। देखिए स्तंभ लेख क्या होता है दोस्तों कि कोई स्तंभ था, पोल था, उसमें लिखवा दिया गया है ना। चलिए आपको बताते हैं, पहला है दिल्ली टोपरा। ठीक है, पहला कौन सा स्तंभ है? दिल्ली टोपरा स्तंभ है। आपको बता दें इसे दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, देखिए पहले कहां था, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित था दोस्तों। इसे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों दिल्ली ले आया था। ठीक है, क्या दोस्तों, इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके वहां पे उठवा लाया था ना। फिरोज शाह तुगलक इसे सहारनपुर से उठवा करके दिल्ली ले आया। ठीक है, चलिए अगला दूसरा दोस्तों दिल्ली मेरठ वाला दोस्तों, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसमें क्या हुआ तो दोस्तों इसे मेरठ से उठा करके फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली लेके आ गया। देखिए दोनों को फिरोज शाह तुगलक एक मेरठ से एक दोस्तों सहारनपुर से, दोनों को उठाकर दिल्ली लाता। ठीक, एक है तीसरा है दोस्तों लौरिया अर्राज। दोस्तों लौरिया अर्राज का है, ये चंपारण बिहार में स्थित है। और चौथा है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के चंपारण में दोस्तों, इसमें मोर का चित्र बना हुआ है। और 5 है दोस्तों, 5वां है स्तंभ लेख रामपुरवा, ये भी बिहार के चंपारण में है दोस्तों। और 6ठा है दोस्तों प्रयागराज। आपको बता दें प्रयाग स्तंभ लेख, देखिए पहले कौशाम्बी में था, फिर दोस्तों अकबर द्वारा इसे प्रयागराज लाया गया। देखिए
3 इसके जो स्तंभ लेख थे उनको किसी ने उखड़वा करके कहीं और लगा दे। ठीक है, तो दोस्तों छठा क्या है, कौशाम्बी में पहले था प्रयाग वाला, फिर उसे प्रयागराज लाके अकबर ने गाड़ दिया। अगला था 7वां अशोक स्तंभ लेख दोस्तों सारनाथ में, जहां से दोस्तों आपको पता है प्रतीक चिन्ह लिया गया है। ठीक है, सारनाथ दोस्तों कहां पड़ता है, बनारस में सारनाथ। ठीक है, तो 7 स्तंभ लेख हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो टी फैंथेलर ने। दोस्तों याद रखिएगा अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, टी फैंथेलर ने। मगर दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। याद रखिएगा खोज किसने की, टी फैंथेलर ने, मगर दोस्तों पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेस ने। आपको बता दें इनकी लिपियां क्या थी, अशोक द्वारा लिखवाए गए दोस्तों बहुत दूर दूर तक इन्होंने अभिलेख लिखवाए। ठीक है, और सभी की दोस्तों सभी जगह लगे अभिलेखों की भाषा भी अलग अलग थी। तो जो भारत में दोस्तों अभिलेख पाए गए वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे, जो पाकिस्तान में अभिलेख पाए गए वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, और दोस्तों जो अफगानिस्तान में पाए गए थे वो अरमाइक लिपि में लिखे गए थे, और दोस्तों जो एशिया माइनर या तुर्की में पाए गए दोस्तों वो ग्रीक लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, तो अब जो अशोक द्वारा अभिलेख लिखवाए गए वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि में दोस्तों लिखवाए गए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि देखिए 4 ऐसे अभिलेख थे, कौन कौन से, गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलम। ये 4 ऐसे अभिलेख है दोस्तों जिन पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, यानी अशोक को अशोक कहा गया है। केवल और केवल 4 ही ऐसे अभिलेख हैं जहां अशोक का नाम अशोक मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में क्या होता है दोस्तों, इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। ठीक है, अशोक को केवल और केवल 4 ही अभिलेखों में अशोक कहा गया, बाकी सभी अभिलेखों में इनका अशोक नाम नहीं मिलता है, इन्हें देवनाम प्रिय के नाम से कहा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसमें किसमें, गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर और उद्गोलन दोस्तों ये 4 अभिलेख याद रखेंगे, इनमें अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, आपको बता दें अशोक को पीदस्सी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ये पहले बता चुके, ये एसएससी जीडी में पूछा गया कि अशोक को पीदस्सी के नाम से जानते हैं। किसको पीदस्सी के नाम जानते हैं दोस्तों, अशोक को। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों इनके देखिए 14 शिलालेख हैं, अशोक के 14 शिलालेख दोस्तों। यहां से हमेशा दोस्तों एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस अभिलेख में क्या कहा, सॉरी किस शिलालेख में, शिलालेख का होता है दोस्तों पत्थरों पे लिखवाएगा ना, तो किस शिलालेख में क्या कहा गया। तो दोस्तों इनके 14 शिलालेख हैं, 14 के बारे में जानेंगे थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, जो प्रथम शिलालेख है उसमें इन्होंने कहा पशु बल की निंदा की, मतलब आप पशुओं को मत मारिए, सभी मनुष्य मेरी संतान है। दोस्तों ये वाला पूछा था कि सभी मनुष्य क्या है, मेरी संतान है। देखिए इन्होंने प्रजा को अपनी संतान माना कि सभी प्रजा क्या है, हमारे बच्चे समान है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में क्या है कि लोक कल्याणकारी कार्य करवाया इन्होंने, जैसे कि पशुओं के लिए और मनुष्यों के इलाज के लिए दोस्तों चिकित्सालय खुलवाया। ठीक है, तो दूसरे में ये बताया। तीसरे में क्या जानकारी मिलती है, युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ अधिकारी होते थे दोस्तों जो जनता के बीच में दोस्तों दौरा करते थे, उनकी परेशानियों को सुनते थे दोस्तों, उसमें में युक्त और रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारी। ठीक है, ये तीसरे में कहा गया। और चौथे में दोस्तों धम्म का उद्घोष कराया गया। ठीक है, चौथे में किसके बारे में जानकारी मिलती है, धम्म के उद्घोष के बारे में। जो 5वां शिलालेख है इसमें धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में बताएगा कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति कैसे होती है, उसके विषय में बताया गया। और छठा में दोस्तों आत्मनियंत्रण की शिक्षा। दोस्तों आत्मनियंत्रण मतलब खुद के आत्मा को नियंत्रित करने की शिक्षा कैसे मिलती है वो बताया गया। 7वें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णु बताया गया, मतलब कोई भी संप्रदाय हो सबको बराबर की जगह दी जाएगी, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 8वां क्या है, 8वें शिलालेख में क्या बताया गया कि सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, दोस्तों सम्राट जहां जहां गए हैं, जहां जहां यात्रा की, उसका उल्लेख 8वें बताया गया। और 9वें शिलालेख में क्या है, धम्म समारोह की चर्चा की गई है। वहीं 10वें शिलालेख में दोस्तों धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। वहीं बात करते हैं 12वां शिलालेख, तो स्त्री महापात्र की चर्चा की गई। और 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, ये यूपीएसआई में पूछा गया। और कब कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग कहां पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, और 14वें शिलालेख में अशोक का जनता के प्रति धार्मिक रवैया कैसा था उसके बारे में चर्चा किया गया। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था, 13वां, और सबसे छोटा शिलालेख रोमन देश अभिलेख। ठीक है, चलिए ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए
अब देखिए अशोक के बाद कोई ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल मैं बताता हूँ कि अशोक पुराणों के अनुसार दोस्तों अशोक के बाद आने वाले उनके उत्तराधिकारी कौन हुए। देखिए अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो कुणाल बैठा। फिर दोस्तों कुणाल के बाद कौन बैठा, बंधुपालित बैठा जो कि कुणाल का पुत्र था। उसके बाद दोस्तों इंद्रपालित बैठा जो कि बंधुपालित का पुत्र था। फिर दसोन बैठा जो कि इंद्रपालित का पुत्र होता है। फिर दशरथ बैठता दोस्तों, दसोन का पुत्र होता है। फिर संप्रीति बैठता दोस्तों, संप्रीति दशरथ का पुत्र होता है। ठीक है, उसके बाद साथियों सालिशुक बैठता गद्दी पे। फिर देव धर्मन बैठता, फिर धनुष भरता बैठता है जो कि देव धर्मन का पुत्र होता है। फिर दोस्तों बृहद्रथ बैठता है जो कि अंतिम शासक होता है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था दोस्तों। एसएससी जीडी यूपीएसआई हर जगह पूछा गया। और आपको बता दें जो बृहद्रथ था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहद्रथ की हत्या कौन करता है, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे शुंग वंश के बारे में, देखेंगे दोस्तों उन चीजों के बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों आपको जाना है हमारे प्लेलिस्ट पे। दोस्तों यहाँ आएंगे तो आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट यूपी वीडियो। और इसका देखिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ भी जाकर के आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूपी वीडियो और एग्जाम के बारे में फुल कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको हर एक क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए 3 दिख रही, और इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, चाहे वो इतिहास हो, आपका भूगोल हो, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इन सब की नोट्स दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, तो आपके टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगी, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं दोस्तों मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों यूपी वीडियो के दोस्तों पेपर भी आपको, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने डाल रखा पहले से। तो दोस्तों जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सब कुछ आपके लिए फायदे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।